हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूजीसी नेट की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे उनको देखते हैं और इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं और किस तरीके से आपको रिवीजन करने की जरूरत है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। और आपके सामने चार ऑप्शन है और ये प्रश्न आया था 2022 वाले पेपर में, प्रथम पाली में। तो सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षर। ये जो अक्षर है ये तत्सम है, बाकी और सभी आग, बयार, पंख ये तद्भव है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। और आपके सामने ऑप्शन है संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, फारसी। ये भी 2022 के फर्स्ट वाले में पूछा गया था। तो बताने का प्रयास करें आप लोग। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अरबी। जो अरबी है ये आर्य भाषा में शामिल नहीं है, बाकी संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी ये तीनों आर्य भाषाओं में शामिल है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल कौन नहीं है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। यूनानी, लैटिन, प्राकृत, तुर्की दोनों शिफ्ट में अलग अलग पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन था और सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। तो सही उत्तर का चयन करें 3 नंबर का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। जो तुर्की है ये आर्य भाषा में शामिल नहीं है, बाकी यूनानी, प्राकृत, लैटिन, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत ये सब आर्य भाषाओं में शामिल है। आगे प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। आज्ञा, राय, सर्व, स्वामी ये नेट दिसंबर 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए, बेसिकली इसमें जानना चाहता है कि कौन सा तद्भव शब्द है। तो आपका चौथा नंबर का सही उत्तर हो जाएगा राय। जो राय है ये तद्भव शब्द है, बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं। तो आप इसको जरूर ध्यान रखें। तत्सम शब्द भी ध्यान रखिए, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आपको याद रहे। अगला प्रश्न है कि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। खालिक बारी, उक्त व्यक्ति प्रकरण, चंदायन, मृगावती ये मार्च 2023 के फर्स्ट पाली में पूछा गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर का खालिक बारी। खालिक बारी में सर्वप्रथम अवधि का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 कि प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई। 7 जून 1951, 8 जून 1953, 9 जून 1955, 7 जून 1955 ये आपके 23 में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रथम राजभाषा आयोग की जो स्थापना है वो 7 जून 1955 को हुई थी, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण सही उत्तर का चयन करें। ये मार्च 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया था। तो देखिए, जो बघेली है वो अर्धमागधी से विकसित हुई है। और अर्धमागधी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों जो हैं पूर्वी हिंदी से संबंध रखती हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि पूर्वी हिंदी से संबंधित ये बोलियां हैं। क्योंकि मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि बघेली जो है, या पूछ दिया गया कि पूर्वी हिंदी किस की बोलियां कौन है, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सी ध्वनि है। स, य, न, झ सही उत्तर का चयन करें कि किस में स्पर्श संघर्षी व्यंजन। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा
डी ऑप्शन झ। देखिए संघर्षी व्यंजन तो ये भी है, स ह जो होते हैं वो चारों संघर्षी होते हैं, लेकिन स्पर्श संघर्षी पूछा है तो झ हो जाएगा, क्योंकि जो च वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण हैं च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर, ये कूट वाला प्रश्न है तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान देना है, ध्यान से पढ़िए और हल करिए। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न देख करके ज्यादा तो लोग घबरा जाते हैं और जल्दीबाजी में गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न एलिमिनेट मेथड से सॉल्व करने में आसान हो जाते हैं। कभी कभी तो एक ही पंक्ति अगर सही से आप रिलेट कर पाए तो सही हो जाती है। एक पंक्ति अगर सही मिल गई इसमें से तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए देखते हैं कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है, तो देखिए ये स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से होता है, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें और इसमें है, तो इसलिए ये दोनों निकाल देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में दो दो कॉमन है, यानी कि दूसरा तो सही ही होगा, बिना पढ़े भी बता सकते हैं कि सही होगा। पढ़ लीजिए, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। इसके बाद 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, यानी कि ये भी सही है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि परीक्षा में समय बचाना है। अब हमारे पास चौथा और पांचवा को एलिमिनेट करना है। तो देखिए सभी स्वर आक्षरिक नहीं होते हैं, ये गलत है, आक्षरिक होते हैं, यानी कि हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा कि मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर दीर्घ। तो इस तरीके का अगर प्रयोग करेंगे आप लोग तो उसमें क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं सही होने के। तो 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं और आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से तथ्य हैं। आप लोग इसको पढ़ें और उसको बताने का प्रयास करें। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न है ये नेट मार्च 2023 में पूछा गया था। तो देखिए ये नीचे कूट दिए गए हैं और ये ऑप्शन है, आपको सही उत्तर बताना है। तो पहला तो आपका है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, तो ये सही नहीं है। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समाप्तिका क्रियाएं कहलाती हैं, बिल्कुल। तो दूसरा ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन हमारे 3 कूट में है, तो यानी कि पहला गलत हो जाएगा। अब है कि जिस शब्द के प्रयोग के द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो 3 सही है, यानी कि 2 और 3 जिसमें है वो सही है, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। तो अकर्मक क्रिया के में किसी कर्म का होना अनिवार्य है, तो अकर्मक क्रिया में जो कह रहा है कि किसी कर्म का होना अनिवार्य है, तो ये नहीं है। अगर कर्म होता ही तो अकर्मक क्यों होती, तो चौथा भी यानी कि बी ऑप्शन भी गलत है, इसलिए सी सही हो जाएगा। तो 2, 3 और 5 ये सही है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, ये भी सही, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। इसमें कूट दिया गया है और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ समास है और एक तरफ उसके उदाहरण है, आपको बताना है कौन से समास का कौन सा उदाहरण है। तो जैसे लव कुश है, ये छोटा सा है, तो लव और कुश यानी कि द्वंद्व समास।
अब बी का फर्स्ट ऑप्शन, तो बी का फर्स्ट ऑप्शन आपके 3 में है, ठीक है। इसके बाद यथामति, यथामति, यथाशक्ति, तो ये हो जाता है प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान भी हो, वहां पे अव्यय भाव होता है, यानी सी का दूसरा ऑप्शन। सी का दूसरा इसमें है और इसमें है, यानी कि हमारे 2 ऑप्शन कॉमन हो गए। अब इसी में से कोई उत्तर होगा। अब आगे है शिवालय, यानी कि शिव का घर। तो शिव का घर यानी कि तत्पुरुष समास के उदाहरण इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास वहां पे होता है जिसमें कारक चिन्ह होते हैं, यानी कि ए का तीसरा ऑप्शन, और ए का तीसरा इसमें है, तो इसलिए आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट। और ये चक्रपाणी चक्रानाम पाणानाम समाहार, जिसके हाथ में चक्र है या इस तरह से तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसमें देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ये थोड़ा प्रश्न जटिल हो जाता है, क्योंकि किसी को क्या ही याद रहेगा कितने, मतलब कौन सा पहले कार्य हुआ है, कौन सा बाद में कार्य हुआ है। फिर भी अब एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आपका जो इसमें सही उत्तर होगा उसमें हो जाएगा गोविंद रनाड़े के सुझाव जो हैं ये सबसे पहले आए थे। उसके बाद महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, ये दूसरे नंबर पे है। काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति तीसरे नंबर पे है। इसके बाद चौथे नंबर पे आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद, और 5वें नंबर पे डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। देखिए इसमें एजर्सन और रीजन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण, और आपको सही उत्तर का चयन करना है। लिखा है कि भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है, रहता ही है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। यह भी सही है, यानी कि ये दोनों कथन सही हैं और उनकी व्याख्याएं भी सही हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूर्णतः इसकी व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। थोड़ा व्याख्या सही है नहीं सही है ये वाले में लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहती है, तो उसमें यही मतलब सीधा साधा उदाहरण लगाया जाता है कि जो अभी कथन दिया गया है यदि उसकी व्याख्या नीचे की जा रही है, दोनों सही हैं तो व्याख्या भी सही है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथन के आधार पर बताना है, कथन 1 कथन 2 है कि बघेली बोली के अन्य 2 नाम लरिया और खलताई भी है। तो देखिए बघेली बोली के ये दोनों नाम नहीं है, ये आपका जो है वो छत्तीसगढ़ी का है। लरिया और खलताई छत्तीसगढ़ी की बोलियों के नाम है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है, तो ये सही है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट असत्य है, दूसरा स्टेटमेंट सत्य है। अब प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, और ये प्रश्न में दिया गया कि देवनागरी लिपि का विकास क्रम बताना है, और ये मार्च 2023 की द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि सबसे पहले आई थी,
उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, उसके बाद देवनागरी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए जो 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। 5 जो है वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जो पंचमाक्षर होते हैं वही। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? 1951, 1953, 1955, 1957। सही उत्तर का चयन करें। तो 17 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1957। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी हैं? भुक्सा, शंडीली, बंगराही, कठेरिया, डांगी, माथुरी, भदौरी, बनाफरी, खटोला, लरिया, खलौटी, खलताही। तो बुंदेली की बोलियां पूछ रहा है, और अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो बनाफरी को आप लोग जानते होंगे कि बुंदेली की उपबोली है, यानी कि एक ऑप्शन से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर कि देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। 5 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और कूट में बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो सही उत्तर का आप चयन करें। तो देखिए पहला तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, यानी कि 2 नंबर जो है वो 3 में है, यानी कि आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा पहले। अब आपके सामने 3 ऑप्शन। नगरों में प्रचलित होने के कारण देवनागरी इसका नाम पड़ा था, ये भी एक कारण था देवनागरी को देवनागरी कहने का, यानी कि 3 आपके एक ही ऑप्शन में है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 2, 3 और 4 गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा, तो सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, और इसमें कूट भी करना है। अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है, और आपके सामने 5 ऑप्शन है और कूट है, आपको बताना है कि क्या क्या वैषम्य मिलता है। तो देखिए 20 नंबर में कि अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। ये राइट, क्योंकि अवधि पूर्वी हिंदी से है, अर्धमागधी से है, और जबकि ब्रज जो सौरसेनीय ब्रज से है, पश्चिमी हिंदी में आता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और पहला चारों ऑप्शन में है तो कॉमन हो गया, आपको उत्तर पाने का न पाने का कोई औचित्य नहीं निकला। अब अवधि में ए औ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में आय स्वर अ औ के रूप में उच्चारित होते हैं। ये सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही। और दूसरा ऑप्शन भी किस में है? इसमें भी पहला दूसरा, इसमें भी पहला दूसरा, इसमें भी पहला दूसरा। जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है कि एक ऑप्शन खोजे, 2 ऑप्शन खोजे, तीसरों खोजना है, बड़ी दिक्कत है। तो उसमें दिक्कतें होती हैं, ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो बहुत दिक्कत देने वाले होते हैं। तो अब आपके सामने ये है कि तीसरा ऑप्शन सही है कि चौथा सही है कि 5वां सही है, कौन सा सही है। मान के चलिए कि आप 75% प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन आपको मिल गए हैं। एक ऑप्शन अगर सही आप चूज नहीं कर पाएंगे तो आपका धरा का धरा रह जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो जो आपका अंतिम रूप से शुद्ध जो होगा वो होगा अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा परसर्ग जोड़ने से प्रवृत्ति मिलती है, जबकि
ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता है। ये पांचवा सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बाकी ये दोनों गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। ये सुमेलित करना है। एक तरफ से उच्चारण स्थान के आधार पर नाम दिए गए हैं और एक तरफ ध्वनियां दिए गए हैं, और आपको बताना है कि किस उच्चारण स्थान से कौन सी ध्वनियां बोली जाती हैं। जैसे कंठ से क ख ग बोला जाता है, तालु से च छ ज बोला जाता है। तो इस तरह से पहला का तीसरा 2 जगह है, सी का दूसरा ये भी 2 जगह है, लेकिन कॉमन रूप से आपका डी ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि बी का जो मूर्धन्य है वो पहला हो जाएगा ट न, और जो वर्ष है, वर्ष मतलब ओठ होता है, ओष्ठ व्यंजन जो है वो चौथा, ल स न। ये अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। ये भी आपको कथन दिए गए हैं और सही कथन का चयन करना है। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र का अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। बिल्कुल, राष्ट्रभाषा वही होती है। राजभाषा जो होती है वो ऑफिशियल होती है, राष्ट्रभाषा में आदमी बात विचार विनिमय करता है। दूसरा ऑप्शन है कि किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है, वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। तो एक तरीके से ये भी जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, 22 का ए ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। ये भी समास से प्रश्न है। 2 कथन दिए गए हैं, अब संयुक्त का चयन करना है। कथन पहला है कि गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो बिल्कुल श्री कृष्ण भगवान के लिए गिरधर का प्रयोग होता है, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब दूसरा है कि राम कृष्ण तत्पुरुष समास है, तो देखिए राम और कृष्ण द्वंद्व समास हो जाएगा, तो इसलिए पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। अगला प्रश्न 24 नंबर। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं। अब बताना है, ये 5 बातें दी गई हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा कूट में तीनों ऑप्शन बैठते हैं फिट। तो देखिए 24 नंबर का, इसमें जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है, ये सही है। ओके, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन है तीनों में, तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें दिया कि एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। नहीं, इसमें एक लिपि चिन्ह का प्रयोग एक जगह ही किया जाता है, यानी कि इसमें से 2 निकल जाएगा, और जब 2 निकलेगा तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, सी इज राइट। ठीक है, यानी कि ध्वनि और संकेत में निश्चितता होती है, 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा। और संविधान में देवनागरी लिपि लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है, ये भी सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। देखिए, उस तरीके से बताने का हमारा एक ही मकसद है कि आप एग्जाम में समय को बचा सकें। समय बहुत कीमती होता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और आपके पास समय कितना होता है, 3 घंटे। तो इसके लिए समय बचाना जरूरी है। अब इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो 25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण, ये अविकारी शब्द है। अगला प्रश्न 26 नंबर। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है 5 और कूट है।
अब बताना है कि स्वनिम के संबंध में कौन कौन स्टेटमेंट सही है। तो वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं, गलत, ऐसा नहीं। इसका संबंध मौखिक भाषा से होता है, ये सही है। स्वनिम, स्वन विज्ञान, स्वनिम, ये सब बने हैं। सार्थकता की दृष्टि से शब्द की लघुतम इकाई, ना, गलत। यह उच्चरित भाषा की लघुतम इकाई है, बिल्कुल, ये सही है। ठीक है। अब इसके बाद जो 5वां ऑप्शन है कि इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक होता है, तो वो आपका हो जाएगा सही। यानी कि 2, 4, 5 आपके सी ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर। अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? आ, ए, शून्य प्रत्यय, ई। ये जून 2023 की फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। मालवी का केंद्र बताना है, जयपुर, इंदौर, जोधपुर, जबलपुर। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, इसको तो ज्यादातर लोग गलत ही कर देते हैं, क्योंकि मालवी से संबंध मान लेते हैं कि राजस्थान साइड से है, तो इसलिए इंदौर तो आएगा नहीं ऑप्शन में, इसलिए इधर से ही कोई ऑप्शन ट्रिक करते हैं, लेकिन इंदौर इसका सही उत्तर है। देखिए, राजस्थान एमपी से सटा हुआ है और जो मालवी का केंद्र है वो इंदौर साइड ही है। ठीक है, मैप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब 29 नंबर प्रश्न, इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नामकरण है, एक तरफ वर्ण है। अब महाप्राण वर्ण कौन है? तो इसमें से ख महाप्राण हो जाएगा। दूसरा और चौथा वर्ग का जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। तो ए का 4 आपके 3 ऑप्शन में है। अब इसके बाद अगला है कि घोष ध्वनि कौन सी है। तो देखिए, घोष सघोष एक होता है, अघोष एक अलग होता है। तो घोष आपका हो जाएगा च छ ज च छ ज, तीसरा वर्ण। अब पार्श्विक व्यंजन पूछ रहा है, तो पार्श्विक आपका ल हो जाएगा और लुंठित र हो जाएगा। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 1, 2, 3। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर। ये प्रश्न है कि अर्ध समृद्ध स्वर बताना है। देखिए, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, इसको तो जरूर आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और ओ, ये अर्ध समृद्ध स्वर में आते हैं। अब 31 नंबर प्रश्न, इसमें दिए गए उपयुक्त कूट का चयन करना है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं और 3-3 कूट है, बताना है। तो देखिए, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, यानी कि पहला ऑप्शन जिसमें भी है वो गलत हो जाएगा। अब स्वनिम के 2 भेद होते हैं, खंड और खंडेतर, ये सही है, यानी कि 2 सही हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन में है। अब तीसरा है कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो ये 3 भी सही हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है नहीं, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन इज राइट। 5वां है कि उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं, तो ये सही। अब अगला प्रश्न 32 नंबर, भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और ये कथन 5 दिए गए हैं, आपके कूट दिए गए हैं, आप बताइए पढ़ करके कि क्या सही होगा।
तो देखिए, पहला है कि मानव भाषा में भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता होती है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद वित्तता मानव भाषा का अभिलक्षण नहीं है, गलत। मानव भाषा यादृच्छिक होती है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 दो ऑप्शन में आपके हैं। इसके बाद भाषा द्वैतता को अभिरचना की द्वैतता भी कहते हैं, बिल्कुल। तो यानी कि आपका 1, 3, 4 सही हो जाएगा। कला और स्थान और काल का अंतरण मानवेतर भाषा गुण है, ये गलत है। डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 33 नंबर, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है, यह कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लूमफील्ड, एजेप एलिस, आइजैक पिटमैन, विलियम जोन्स। सही उत्तर का आपको चयन करना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आइजैक पिटमैन। अब अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और आपको बताना है कि कौन सी किताब किसने लिखी है और कोट भी दिया गया है। तो देखिए, किशोरीदास वाजपेयी ने आपकी लिखी है हिंदी शब्दानुशासन, यानी कि ए का दूसरा ऑप्शन, और दूसरा है 3 में। अब उसके बाद दिया है कि अंबिका प्रसाद वाजपेयी, तो इन्होंने हिंदी कौमुदी लिखा था, यानी कि बी का चौथा ऑप्शन, यानी ए का दूसरा, बी का चौथा। अब इसके बाद ठाकुर रामचरण सिंह, भाषा प्रभाकर पहला, और विश्वेश्वर दत्त शर्मा, ये हो जाएंगे भाषा तत्व प्रकाश, ये तीसरा, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, कि राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान, ये किताब किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? कैलाश चंद भाटिया, देवेंद्र नाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी, सूरजभान सिंह। 35 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र नाथ शर्मा, इन्होंने ही ये किताब लिखी है। अगला प्रश्न 36 नंबर, कूट दिया गया है और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनियां हैं? गो, टो, डो, चो, ठो। तो देखिए, मूर्धन्य ध्वनिया में ट आता है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3 और 5, 2, 3, 5। ठीक है। अगला प्रश्न 37 नंबर, ये बताना है कि निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? अर्धमागधी से पूछा है। अर्धमागधी का संबंध होता है पूर्वी हिंदी से। अब बताना है पूर्वी हिंदी से चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अवधी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी से आता है। भोजपुरी और मगही ये बिहारी हिंदी से संबंधित है, बिहारी। और कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। तो ये आपका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित रमाशंकर द्विवेदी, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, आचार्य नरेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। 38 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। हम लोग इसी तरीके की प्रश्नोत्तरी आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।